वारु वार वार तोरी सावरी सूरत और नैनन ले तना मन धन तोपे वारु तना नमस्कार, हंसध्वनि प्रोडक्शंस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। आज 13 सितंबर 2023 हिंदुस्तान के शीर्षस्थ शास्त्रीय संगीत के कलाकारों में वरिष्ठ गायिका पद्म भूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे जी का जन्म दिवस है। मैं बचपन से ही आदरणीय प्रभा अत्रे जी की भक्त रही हूँ। उनसे गायन सीखना भी मेरा एक स्वप्न था। आज प्रभा अत्रे जी पिछले वर्ष जीवन के 10वें दशक में पदार्पण कर चुकी हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मेरी YouTube चैनल पर मैं मेरी इस प्रिय कलाकार का जन्म दिवस एक अलग ही अंदाज में मनाने जा रही हूँ। श्रोताओं, जुलाई 2023 में मैंने एक सुर संवाद नामक श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की थी। आज उसी शीर्षक से ये कड़ी है और वो मैंने इसी दिन के लिए बचा कर रखी थी। आज मैं संवाद साध रही हूँ हमारे इंदौर की वरिष्ठ शास्त्रीय गायक डॉक्टर नीलिमा छापेकर जी से। नमस्कार। जो प्रभा अत्रे जी से आज भी संगीत की शिक्षा ले रही हैं। गुरु शिष्य की यह जोड़ी देखिए। गुरु की उम्र 91 वर्ष और शिष्य की उम्र 77 वर्ष, पर गजब की संकल्प शक्ति, गजब का उत्साह इन दोनों में ही देखते ही बनता है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप इंदौर वालों के लिए सुपरिचित ही हैं। बाकी श्रोताओं को बता दूं कि डॉक्टर नीलिमा छापेकर किराना घराने की जानी मानी प्रतिष्ठित गायक हैं। पिछले कुछ वर्षों से अर्थात सेवानिवृत्ति के पश्चात वे मुंबई में रह रही हैं। आप माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर में मेरी विभागाध्यक्ष रहीं। इन्होंने मीरज, कानपुर, अयोध्या, मुंबई, कुंदगोल, उज्जैन, जलगांव, अहमदाबाद, भोपाल, खंडवा और इंदौर और बहुत सारे शहरों में प्रतिष्ठित समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। देश की अनेक प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में ये अध्यक्ष एवं निर्णायक पद को सुशोभित करती रही हैं। महाविद्यालयीन प्राध्यापक होने से अनेक संगीत संगोष्ठियों में आलेख वाचन एवं रिसोर्स पर्सन के रूप में आप आमंत्रित की गई हैं। मेरे लिए आप एक आदरणीय, सम्माननीय और प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व हैं। मैडम, आपका हंसध्वनि चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम प्रभा अत्रे जी का जन्म दिवस आपके जरिए मना रहे हैं। वाह। मनाना चाहते हैं। उनके बारे में करीब से जानने की हमें बड़ी उत्सुकता है। तत्पूर्व थोड़ा आपकी संगीत यात्रा के बारे में हमें आप बताइएगा। और मुझे पता है कि आपके पिता प्रसिद्ध गायक मनोहर शंकर महाशब्दे से लेकर प्रभा अत्रे तक की आपकी संगीत यात्रा कैसी रही, इससे हम इस संवाद की शुरुआत करते हैं। और श्रोताओं, आपको पता ही है कि सुर संवाद का अंत जो होता है वो हमेशा सुरों से होता है। तो मैं मैडम से ज़रूर आग्रह करने वाली हूँ कि कम से कम 2 बंदिशें तो भी प्रभा अत्रे जी की हमें ज़रूर सुनाएं। तो मैडम, हम शुरुआत करते हैं आपकी संगीत यात्रा आपके पिताजी से लेकर प्रभा अत्रे तक। बताइए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूँ स्वर्णा जी, हंसध्वनि आपके चैनल पे बुलाने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और जहाँ तक मेरी यात्रा का सवाल है, मेरे पिता दादाजी दशग्रंथी ब्राह्मण थे और वो अपने समय में तानपुरे के साथ पुराण वाचन करते थे। अच्छा। और अपने समय के वो बहुत लोकप्रिय, आवाज़ बहुत मधुर थी उनकी और लोकप्रिय पुराण वाचक रहे हैं। तो संगीत वहाँ से आया। और मेरे पिताजी को भी वही वहाँ से संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि, घर में खेती वगैरह थी, पर वो उनका झुकाव पूरा रुझान उनकी संगीत की तरफ थी। संगीत और नाटक उनका ये बहुत प्रिय विषय रहे हैं। तो उन्हीं से हम लोगों को, मेरी माँ भी अच्छी सुंदर आवाज़ की धनी थी और दोनों ही अच्छे गायक रहे हैं।
तो वहीं से मुझे संगीत विरासत में घुट्टी में मिला, ऐसा कहिए। मैंने पिताजी से कभी भी आमने सामने बैठ के तालीम नहीं ली। नहीं ली? अच्छा। क्योंकि उस समय हम पढ़ते थे म्यूजिक कॉलेज में, और वहाँ जो शास्त्र सम्मत संगीत था, और मेरे पिताजी जो थे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे, तो एक वो खाई थी उसमें। तो उनके सामने बैठ के मैंने कभी सीखा नहीं, पर वो रच बस गया था। और स्कूली विधिवत शिक्षण आपका म्यूजिक कॉलेज में हुआ? हाँ, विष्णु भैया मुंगरे, हाँ, रामदास जी मुंगरे, और पहले पिताजी से सीखा, विष्णु भैया मुंगरे, रामदास जी मुंगरे। ये मतलब एक मेरा दूसरा घर ही समझिए, तो ये गुरु का घर जो अपना होता है वैसे ही। तो वहाँ से मेरा गायन प्रारंभ हुआ। तो और म्यूजिक विषय लेकर, क्योंकि घर में म्यूजिक था, तो पूरा शिक्षण भी उसी में रहा ना, हाँ। पूरा एमए फिर पीएचडी तक पूरा। हाँ। तो ये जो प्रभात्री जी को आपने सबसे पहले कब देखा? ये बात है सन 60-61 की, 1960-61 की। हाँ, अच्छा। इंदौर में तब एक संगीत कला मंडल नाम की संस्था होती थी। अच्छा, हाँ। उन्होंने प्रभात्री का कार्यक्रम गांधी हॉल में रखा था। तो नाम तो उनका तब मैंने बहुत सुना था, देखा नहीं था, सुना नहीं था, नाम सुना था उनका। पर एक सबका मतलब पिताजी का या फिर शिक्षक जो थे गुरु म्यूजिक कॉलेज के, उन सबका है कि गाना सुनने से ज़्यादा आता है, गाना सुनना ज़रूरी है। तो मैं भी गाना सुनने गई थी। अच्छा। उस दिन मैंने पहली बार उनको देखा, सुना। अच्छा, तो तब आपके मन में तभी से आपको लगा कि मुझे इनसे सीखना है? हाँ, उस दिन क्या हुआ कि गांधी हॉल में शाम को 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला था। हाँ। प्रभात्री के नाम से हॉल खचाखच भरा हुआ था। हाँ। और उस दिन उन्होंने एक जो औपचारिकता होती है एक आयोजन संस्था की, वो होने के बाद उन्होंने यमन राग शुरू किया। अच्छा। और उसके बाद विलंबित ख्याल के बाद उन्होंने जो छोटा ख्याल गाया, तो छोटे ख्याल के स्थान पर उन्होंने उस समय बहाना फिल्म रिलीज हुई थी, तो बहाना फिल्म का जारे बदरा बहरीजा, अच्छा, ये जो फिल्मी गीत था वो उन्होंने छोटे ख्याल के स्थान पर गाया था। अच्छा। हाँ। अरे वाह। तो श्रोताओं में काफ़ी सारे लोगों ने टिप्पणी की, बहुत सारे श्रोताओं ने नाक भूं सिकोड़ी, बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगा कि ऐसा भी हो सकता है। पर काफ़ी सारे जो श्रोता थे उनको खूब पसंद आए, खूब दाद मिली उनको। अच्छा। और उस दिन उनका जो यमन सुना मैंने, मैं 15-16 साल की थी तब। अच्छा। गाने की ज़्यादा समझ भी नहीं थी। हाँ। पर उनका जो यमन मेरे दिल की गहराई तो ऐसा कुछ उतर गया। और दूसरी बात, उन्होंने जारे बदरा बेरी जो गाया वो ऐसा कुछ जादू कर गया कि उस दिन वो मेरी मानस गुरु बन गई। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि कभी भविष्य में संगीत सीखना है तो केवल प्रभात जी से ही, ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। तो मैं भी जब छोटी थी ना, तब मुझे याद आता है कि छापेकर मैडम तब बहुत यंग थी और एक बड़ी सी बिंदी तब भी लगाती थी, और मुझे इनकी आवाज़ का बड़ा आकर्षण था, क्योंकि ये तार सप्तक में बिल्कुल मध्यम पंचम धैवत तक चली जाती थी। तो मैं बड़े आकर्षण के साथ हमेशा इनकी तरफ देखती थी। और फिर मेरा परम सौभाग्य रहा कि बाद में यही मेरी विभागाध्यक्ष बनकर कॉलेज में मैं इनके साथ मैंने भी नौकरी की। तो मैडम थोड़ा सा अपन महाविद्यालय की तरफ मुड़ते हैं, फिर प्रभात्री जी का तो मुझे पूरा आगे पूछना ही है। तो एक कलाकार को महाविद्यालय में नौकरी करना आपको, क्योंकि आप दिल से तो आप कलाकार हैं ऐसा मुझे लगता है, और महाविद्यालय का भी आपका बड़ा अच्छा ही रहा पूरा कार्यकाल, और बहुत प्रिय प्राध्यापक रही आपकी। तो पर आप एक कलाकार होने से आपको सिखाना और अपना कला, इन दोनों में सामंजस्य आपने कैसे बिठाया? नौकरी करने का तो मैंने दूर दूर तक सोचा ही नहीं था, क्योंकि कलाकार बनने का ही मेरा सपना था। पर कुछ पारिवारिक आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए या कुछ मजबूरीवश मैंने अच्छा लगा नौकरी कर ली महाविद्यालय में। हाँ, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कॉलेज में, मेरा पूरा संगीत कोविद तक मेरा म्यूजिक कॉलेज में हुआ। और गर्ल्स कॉलेज में एमए एमफिल सब पीएचडी तक वहाँ हुआ। जहाँ मैं पढ़ी, जहाँ मैंने अध्ययन किया, वहीं पे मुझे अध्यापन करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य रहा। अच्छा। और जो भी काम किया पूरे तन मन पूरे समर्पण भाव से किया।
अच्छा श्रोताओं, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि मैडम बहुत अच्छी संगीतकार भी हैं, स्वयं गायक हैं ही, लेकिन बहुत अच्छी संगीतकार हैं और इन्होंने करीब करीब 150 गीतों को स्वरबद्ध किया है। तो मुझे आप हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है, और मैडम अब आप इतने सामने मेरे बैठी हैं तो ये प्रश्न आपको ही पूछ लेती हूँ कि कोई संगीतकार जब किसी गीत को स्वरबद्ध करता है तो आपके सामने एक गीत आता है, तो क्या तुरंत आपके जहन में वो धुन जो होती है वो आ ही जाती है कि आपको जबरदस्ती हारमोनियम लेके बैठना पड़ता है और उसको लगाना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि कभी कोई शब्द अपने आप आकर्षित कर लेते कि धुन बन जाती है, अपने आप बन शब्द, जाती हाँ। है, हाँ। और कभी एक आधी धुन मन में आती है और जब तक उसके लायक अनुरूप शब्द नहीं हाँ, मिलते हाँ। तब तक वो धुन घुलती रहती है मन में। अच्छा। जिस दिन उसके अनुरूप शब्द मिल जाते हैं उस दिन वो धुन बन जाती है। अलग से ऐसा नहीं। तो आपने महाविद्यालय में भी काफी कार्यक्रमों, अलग अलग शीर्षकों से कार्यक्रम किए जिसमें आपका पूरा स्वरबद्ध किया हुआ, जैसे हाँ। मेरे ख्याल से आपको याद है नेहरू का कोई लाल गुलाब की याद में, हाँ हाँ, उसमें भी काफी सारे आपके गीत थे उसमें, हाँ, बहुत थे। अब याद नहीं है क्योंकि कोई मतलब उसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं कर रखा था। और बहुत सारे गीतों पर लड़कियों ने पुरस्कार प्राप्त महिषासुर मर्दिनी हाँ, किया वो भी था। किया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, इसके पश्चात मैडम ने गीत समर्थ और गीत मुक्ता, ये दोनों महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, समर्थ रामदास स्वामी और मुक्ताबाई, तो उसके भी आपने काफी सारे कार्यक्रम हाँ, किए। वो ये क्या थे? संत चरित्रमाला का एक संकल्प हमने लिया था कि हम संत चरित्रमाला। आप अकेली थी उसमें? नहीं, स्क्रिप्ट राइटर मतलब जिनकी संहिता जिन्होंने लिखा हाँ। था, समर्थवाणी का मिसेस देव करके थी, निर्मला देव। अच्छा। और यहाँ अपने हाई कोर्ट जज थे वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनकी मिसेस हो, उनसे काफ़ी अच्छे घरेलू संबंध थे हम लोगों के। तो उन्होंने वो सारा लिखा और फिर मुझे पूछा कि ये गीत बनाओगी क्या तुम? अच्छा। और अपन ये कार्यक्रम करते हैं। धुन लगाओगी क्या? हाँ हाँ, उन्होंने कुछ गीत जैसे पसायदान है उसमें, हाँ। कुछ गीत ऐसे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये इसको पूरा मतलब जितना कंपोजिशन का पार्ट है तुम करो और गाओगे भी तुम, और निवेदन में करूँगी। अच्छा। तो ऐसा वो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम था वो। तो ऐसे आपने इतने 100 के करीब कार्यक्रम दिए? हाँ, उसके 150 करीब कार्यक्रम हुए। मुक्ताबाई के जो कार्यक्रम थे हाँ, हाँ। वो एक मुश्किल से 5-6 हुए, क्योंकि अभी जो मुक्ताबाई का जो जिसने संहिता लिखी है, सुलभा हाँ, केकरे मैडम, वो भी कुछ मतलब अब अस्वस्थ उन्हें हैं। याद नहीं है। हाँ। उम्र हो गई उनकी भी, और मिसेस देव भी डिमेंशिया की शिकार हो गई। तो बरस मतलब करीबन 8-10 साल हो गए हमने अच्छा, थोड़ा सा अच्छा। प्रोग्राम ये। पर हाँ, बहुत मुक्ताबाई का चरित्र गाते गाते लोग सामने रोते थे, शिकार होते थे। अच्छा। और मैडम आपने फिर सेवानिवृत्ति के बाद जब आप मुंबई गई तो आपने मैंने ऐसा सुना है कि आपने नाट्य संगीत का एक बड़ा सा पाठ्यक्रम भी आपने सीखा। हाँ, 2 साल का एडवांस तब कोर्स आप था वो। 70s के आ गई थी ना? हाँ, फिर आप वो मुंबई का वो इतना बड़ा लोकल का प्रवास और सब ऐसा कर नहीं, लेती? मैं 62 में रिटायर हुई थी, एज हाँ। ऑफ 62, और उसके बाद में वहाँ गई तो वो 2016 में मैंने वो किया। अच्छा। पर मुझे ये समझ में आया कि वहाँ जब मैंने कार्यक्रम दिए तो लोग नाट्य संगीत की फरमाइश ज़रूर करते हैं कि महाराष्ट्र का नाट्य संगीत हाँ, हाँ, बहुत पॉपुलर है, और सब चाहते थे कि वो तो मैंने उसका शिक्षण लिया था। मेरे पिताजी गाते थे पर हाँ, मैंने हाँ। कभी सीखा नहीं था नहीं उनसे। था, हाँ। यहाँ इंदौर में गाना और वहाँ गाना फर्क हाँ, था। फर्क फिर पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं वो कोर्स करूँ, और एडवांस कोर्स करने में एक फ़ायदा ये रहा कि रामदास कामत, मधुवंती दांडेकर, रजनी जोशी, ज्ञानेश पेंढारकर, ऐसे सारे दिग्गज गायक कलाकारों से मुझे सीखने का मौका मिला। और दादरकर प्रतिष्ठान, हाँ। विद्याधर गोखले प्रतिष्ठान। मैडम अभी आपने बोला कि यहाँ गाना और वहाँ गाना इसमें फर्क पड़ता है। हाँ, तो तब के लिए। अभी कैसे, अभी शिक्षण लिया मैंने, हाँ। पर उस समय बिंदास गाते थे। पर जब वहाँ का सुनते रहे, प्रभाकर कालेकर जी, अपने कितने लोग आते रहे ना, हाँ। बसंतराव देशपांडे, जब इनका गाना सुनते थे तो ऐसा लगा कि ये ऐसे सुन के आने वाला नहीं, सीखना पड़ता है। हाँ, अच्छा। इसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो मैडम मतलब आप यहाँ के जो युवा, इंदौर में बहुत वातावरण है अभी संगीत का, हाँ। थोड़ा लाइट का ज़्यादा है, हाँ। और शास्त्रीय का थोड़ा उससे 1 डाउन। पर आपको क्या लगता है कि मुंबई जाके ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और वहाँ जाना ही चाहिए, कि इंदौर में रह के भी व्यक्ति
अपना अपने आप को स्थापित कर सकता है? एक्सपोजर तो है मुंबई में ज़्यादा है। हाँ हाँ, ज़्यादा है ऐसा नहीं, अपनी जगह रह के भी हो सकता है। पर क्या होता है कि एक्सपोजर का क्या है कि आप काम करते हैं, एक सिक्के के दो पहलू, काम हाँ। कर्म और दूसरा भाग्य। हाँ। आपको भाग्य कहाँ ले जाता है? वो बात नहीं आप है। अपनी जगह बैठ के भी बहुत सारा प्रसिद्धि पा सकते पा हो, सकते तो हैं। जाके भी कुछ नहीं कर सकते सब। अच्छा मैडम, आपके परिवार में भी आपके बेटे हैं मुझे पता है, तो वो लोग गाते हैं? मेरा बेटा पराग जो है वो हम्म। हारमोनियम अच्छी बजाता है, सितार बजाता है, उसने भी परीक्षाएं दी है। वो पराग मतलब वो जो किसी बॉलीवुड हाँ, हाँ। बॉलीवुड का क्रिटिक भी है वो, और अच्छा। जर्नलिस्ट भी है। हाँ हाँ, वो दिखता है टीवी और अभी पर। अभी उसने 2-3 फिल्मों में काम भी किया है। और पराग ने? हाँ, अच्छा, अरे वाह। और आपकी बहू भी वो भी अभिनेत्री एक्ट्रेस है। हाँ, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पास आउट है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो तो शुरू से मेरे ख्याल से आपकी रही है। बेटी भी गाती है। बेटी गाती है, उसने भी गाने की भी परीक्षा दी है, वो भी सितार की भी परीक्षा दी है। अरे वाह। उसकी भी आवाज़ बहुत सुंदर है, अच्छा। पर छूट गया बाद में उसका। घर गृहस्थी। पराग का बेटा अभी क्लासिकल सीख रहा है। चलिए, अभी। मतलब आपके बेटे और पोते हाँ, और सब पोते सब तक आया। है, संगीत में ही संगीत। पले बड़े हैं। यस। ठीक है, अब हम प्रभात्रे जी की तरफ मुड़ते हैं मैडम। तो आपने बताया कि आपने उनको उस कार्यक्रम में देखा, और फिर तो मुझे बताइए कि आप फिर उनसे सबसे पहली बार कब मिली रूबरू? हाँ, तो उसके बाद जैसा कि हुआ, मैं मेरे माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी। हाँ। और जब पहली बार देखा था और सोचा कि इनके पास जाना है, तब मेरी उम्र 15-16 साल की थी। हाँ, हाँ। शिक्षण बाकी था, हम्म, माता पिता की जिम्मेदारी भी थी। हम्म। तो 1964 में शादी हुई, फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती बढ़ी, गई। हाँ। वो सपना जो संजो रखा था वो वैसे ही अधूरा रह गया। उसका मलाल बीच बीच में मुझे होता आज था। भी है कि वो समय गया, पर नौकरी से छुट्टी लेना, बार बार उनके पास जाना, हाँ। ये संभव नहीं हुआ। फिर मैं 2005 में मेरे पति के साथ भी मैं पहले गई थी, मधुकर हाँ। छापेकर जी जो मेरे हाँ। पति हैं, उनके साथ भी मैं उनसे मिल के आई थी। तब उन्होंने बोला था कि यही नौकरी कर लो, पर बच्चों को ले जाके मुंबई सेटल होना तब मेरे लिए संभव नहीं था। पर 2005, आज भी मुझे याद है, 8 दिसंबर 2005 अच्छा। मैं ऐसे ही मिलने उनके घर गई थी। हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि चलो बैठ जाओ मिस। हाँ। और उन्होंने मुझे एक मिश्र बागेश्वरी का एक ऐसा भक्ति गीत सिखाया, भजन सिखाया, जिसको अच्छा। भजन भक्ति गीत सिखाया। हाँ। तो उस दिन मेरी अनपेक्षित रूप से संगीत शिक्षा शुरू हो गई। उसके अच्छा। बाद में छुट्टियों में जाती रही है, और 2007 में जब मैं रिटायर हुई, उसके बाद से फिर मेरा उनके यहाँ नियमित। हाँ, वही मैं आपको पूछने हाँ। वाली थी कि कॉलेज में बहुत काम रहता था। हाँ। और आपकी गृहस्थी भी बहुत उस समय हाँ। टॉप पर थी, बिल्कुल। तो दोनों चीजें संभाल के आप उनके पास कैसे चली जाती? नहीं, छुट्टियों में जाना छुट्टियों में होता जाना। था, उसके अलावा नहीं। अलावा नहीं होता था। पर 2007 के बाद से मेरा उनके पास नियमित जाना शुरू हुआ। 2005 के बाद तो उनका संगीत 2005 से 7 के बीच, साथ में रिटायरमेंट रिटायरमेंट हुआ ना मेरा। हम्म। उसके बाद नहीं, तो उनको संगीत सिखाने का तरीका कैसा था? ये बड़ा मैं उत्सुकता है मुझे कि हाँ। बड़े लोग कैसा सिखाते हैं। हाँ, ताई का क्या है, प्रभा ताई का, कि जैसे उनके गुरु ने उनको जैसी तालीम दी थी, वैसा ही उनका तरीका है। अच्छा। तो वो कभी, मतलब जैसे उनके गुरु कहते थे कि मैं जो सिखाता हूँ तो मुझे मेरी नकल नहीं करनी है। मतलब सुरेश बाबू माने? सुरेश बाबू माने, हाँ हम्म। जी। हाँ, उनके गुरु सुरेश बाबू माने। उन्होंने मतलब प्रभाती ये कहती हैं कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी नकल करो। हाँ। उन्होंने कहा जो कुछ गाओगी उसमें तुम्हारी छाप दिखनी चाहिए। अच्छा। और उन्होंने निभाया। आज प्रभात की गायकी एकदम अलग है। प्रभात की गायकी किराना घराने से थोड़ी से हट के, पर वो उनकी गायकी। तो वो उन्होंने कभी मतलब ऐसे राग के पलटे रटवाए नहीं, फ्रेजेस रटवाई नहीं। एक वो ऐसा विचार देती थी जिसको अपन कहते हैं नजर देना। नजर। राग का एक बंदिश सिखाई, बंदिश के अंत से विचार करो, स्वतंत्र करती, स्वतंत्र रूप से विचार करो, उसको गाओ। अच्छा। यही उनके गुरुजी जिस तरीके से उनको तालीम देते रहे, वैसा ही ये है। तो मैडम, उनकी गायकी के कुछ विशेष ऐसे सौंदर्य तत्व हैं, वो आपसे मतलब आप मुझे बताइए कि वो कैसे हैं, कौन कौन से, जैसे मतलब सरगम है या उनकी मधुरता, आवाज़ की मधुरता, आवाज़ को लगाने का एक तरीका, कौन से सौंदर्य तत्व? किराना घराने की तो प्रतिनिधि गायिका है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो हम जानते कि किराना घराना जो है वो स्वर प्रधान घराना है। हाँ। है ना, स्वराविष्कार। हाँ। तो स्वर माधुर्य, हाँ,
रस परिपोषक, हाँ। भावपूर्ण गायकी, स्वरों का सूक्ष्म काम और मींड कंठ स्वर, इसका जो उपयोग होता है किराना गायकी में, ये सारी विशेषताएं प्रभाताई में है ही, है ना। और जैसे कि किराना घराने की गायकी के जो प्रवर्तक है अब्दुल करीम खां साहब, तो वो ये कहते थे कि सुर गया तो सिर गया, हाँ। ताल गया तो बाल गया। हाँ। मतलब सुर का इतना महत्व उन्होंने है, हाँ। दिया। भाव प्रधान गायकी, भावपूर्ण गायकी जिसको कहते हैं, क्योंकि सुरों का काम, राग के सुरों का आविष्कार, राग के सुरों का बारीक काम, ये भावपूर्ण गायकी की तरफ ले जाने वाला होता है। ये सारी विशेषताएं प्रभाताई की गायकी में है। पर प्रभाताई इत्मीनान, नजाकत और रस परिपोषक, मैडम उनका जो स्वभाव है वो उनके गाने में झलकता है, ऐसा लगता है। उनके गुरुजी बहुत जल्दी मतलब शांत हुए, तो उनके उसके बाद वो किसी को गुरु के स्थान पर नहीं देख पाई, और वो जो उनके अंदर उसका दुख था, अच्छा, वो उनकी गायकी में भी हुआ। हाँ। गायकी में उसकी झलक दिखती है। तो मैडम उनका जो सरगम लेने का जो एक नवाचार उन्होंने ये किया था, ऐसे सरगम, हाँ, सरगम का है, तो यही मैं बता रही थी कि ये जो है, तो सबसे बड़ी बात प्रभाताई ने क्या की कि परंपरा के साथ नवीनता का समावेश उन्होंने किया कि अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाती है ना कोई भी कला, अगर उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया, समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है, वैसे उन्हें नवीनता का समावेश किया, प्रयोग करती रही वो जैसा मतलब साइंस, लॉ और साइंस ग्रेजुएट है वो, तो सारा वो काम वो मतलब परंपरा को वैज्ञानिकता का आधार देकर अंधानुकरण नहीं कर सकती, खुली आंखों से उसका विचार करती है, और वो फिर खुद प्रयोग करती है, पर अपने कार्यक्रमों में गाती है, जब सिद्ध होता है तो वो वैसा ही करती है। हाँ। अच्छा। तो ये सारी बातें उनमें हैं। हाँ। भावपूर्ण गायकी है, और उनकी जो विशेषता है सरगम, ये तो उनकी सरगम विशेषता है ही। तो ये आमिर खां साहब नागपुर रेडियो पे थी, तो वो कहती कि जब नागपुर रेडियो में थी, काम कर रही थी, म्यूजिक प्रोड्यूसर के पद पर थी वो, तो तब वो कहती कि मेरे सामने आमिर खां साहब की गायकी का भंडार खुल गया, खजाना खुल गया, और मैं उनसे इतनी प्रभावित हुई कि वो सरगम मुझे अपने आप, मैंने सरगम का अनुकरण कर लिया, और उनकी सरगम गाने की थोड़ी सी अलग एक उन्हें सरगम पे शोध प्रबंध भी है उनका, तो सरगम पे उन्होंने काम किया, सरगम उनके गाने की विशेषता है। अच्छा, उनकी पुस्तकों के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि गूगल पे तो दिखता है कि उनकी 10-11 पुस्तकें हैं, तो आपने सारी उनकी पुस्तकों को मतलब देखा है, पढ़ा है? हाँ, एक तो उनकी मराठी, जो मूल मराठी में पुस्तकें थी, लिखी थी मराठी में। एक मिनट बीच में रोक रही हूँ, आपने भी उस पर कुछ काम किया है ना? हाँ, हिंदीकरण, उसका अनुवाद, वो भी बताइए जरूर। तो मूल मराठी में लिखित पुस्तकें थी स्वरमयी, स्वराली, और मराठी कविता संग्रह था अंतस्वर। ये, और एक अलोंग द पाथ ऑफ म्यूजिक एंड एनलाइटनिंग द लिसनर्स, ऐसी ये 2 किताबें इंग्लिश थी। तो ये इनकी मूल किताबें। फिर इनका सब ट्रांसलेशन हुआ है। अच्छा। और 3 बंदिश संग्रह है ना। स्वरांगिनी, स्वरंजनी और स्वररंगी, 3 बंदिश की पुस्तक, ये इतना उनका लेखन है। तो इसका मैंने स्वरमयी और सुस्वराली साहित्य लेखन जो उनका है, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया, और उनका जो मराठी कविता संग्रह अंतस्वर, उसका मेरा बेटा पराग, उसने उसका हिंदी अनुवाद किया है। अरे वाह। और इन पुस्तकों के मतलब जो बंदिश संग्रह है उनका इंग्लिश में भी अनुवाद है, अर्थ सहित उसके, मतलब बंदिश के जो अर्थ है उसके सहित उसका इंग्लिश में अनुवाद भी है। और स्वरमयी, सुस्वराली, इनके सबके अनुवाद है। ऐसे मिलके तो करीबन 12-13 पुस्तकें हैं उनकी। और अभी गुजराती में भी काम चल रहा है, कन्नड़ में भी उनका स्वरमयी का अनुवाद हुआ है। अच्छा। तो ये जापानीज में भी एक स्टूडेंट है उनकी, तो वो जापानीज में अभी उसका ट्रांसलेशन कर रही है, गुजराती में। तो मैडम जब प्रभात्री जी सिखाती हैं या आप लोग जब सीखते हो, तो उनकी ही बंदिशें सीखते हो आप लोग? हाँ, केवल उनकी ही बंदिशें गाते हैं? उन्हीं की बंदिशें। 550 से अधिक बंदिशें बनाई। और वो मतलब उनका बंदिश का बंदिश उन्होंने क्यों बनाई कि उन्होंने जो राग उनको गाने थे उसके अनुसार उनको बंदिशें नहीं मिली। बंदिशों की उन्हें पारंपरिक बंदिशें उनको मतलब ऐसा लगा कि
उस राग के रस के अनुसार नहीं है, राग रूप के अनुसार नहीं है, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के अनुसार बंदिशें बनाना उनका बंदिशें बनाने की शुरुआत हुई। उनके बंदिशों में कृष्ण भक्ति काफी अधिकतर कृष्ण है, राम है, कृष्ण की भक्त है वो, राम कृष्ण गुरु इनके। हाँ, पूरा कान्हा भक्तिमय कन्हैया, पूरा वातावरण। नंदलाल श्याम कान्हा कन्हैया, ठुमरियों में भी उनकी हाँ, सब वही रहता है। वही है। आध्यात्मिक भक्ति प्रधान बंदिशें ज्यादा है। तो प्रभात रे जी एक उत्तम गायक, शिक्षक, लेखक, चिंतक, इतना है। तो उसमें ये सारे किरदारों में आपका सबसे प्रिय किरदार कौन सा है? शिक्षक, गायक, लेखक? मेरे को उनके सारे किरदार अच्छे लगते, क्योंकि मैं जब स्वरमयी का और ये अनुवाद कर रही थी, तो उसका भी एक किस्सा मैं बताऊं कि मैं जब उनसे सीखने जाने लगी, तो एक दिन अचानक उन्होंने मुझे पूछा कि तुम हिंदी सीखी हो, हिंदी का तुम्हारा ज्ञान अच्छा है, तो मध्य तुम प्रदेश की करो। हो। हाँ। तो वो काम करना मेरे लिए मतलब पता नहीं कितने पिछले जन्मों का मेरा पुण्य फल था कि वो काम हाँ बिल्कुल मुझसे बिल्कुल। हुआ। और उनका जो मराठी लेखन था, हाँ। तो केवल महाराष्ट्र तक सीमित था। हाँ, हाँ। हिंदी में होने के बाद संगीत के हिंदी जगत को, हिंदी मतलब हाँ। हिंदी के जो क्रिटिक है, पूरा हिंदी विद्यार्थी विश्व अभ्यासक से है, रूबरू उनके लिए वो हो गए। कितना बड़ा हाँ। एक वो कितनी भावी पीढ़ी है उससे लाभान्वित हुई, ऐसा वो। कितना समय लगा मैडम आपको? 4 साल। 4 साल? क्योंकि 11 में उनका जो संशोधित संस्करण 11 के बाद ये 13 में शुरू हुआ ये काम। अच्छा। तो 11 से 13-14 के बीच में भी जो संगीत में बदलाव आए समय के अनुसार, उनका भी समावेश उसमें था। फिर संगीत जैसी बात, फिर उनके जीवन भर की तपस्या साधना, उनके वो विचार, वो बात सुनते सुनते मतलब सुनती रहती थी। मैंने कहा कि ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं, दूर दूर तक कहीं मतलब ऐसा लगा कि हमने ये कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं। ऐसी बातें उनके साथ बैठ के मतलब जैसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ना बात सुन के, जैसे लगता है कि कोई साक्षात सरस्वती अपने से बात कर रही है, और वो जैसे वाह, 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 गंगा बहती है जैसे। हाँ हाँ, सुरों की गंगा, सुरों की गंगा, रोज ज्ञान आप की उसमें गंगा, ज्ञान की गंगा नहाते हैं। उन्होंने तो उसमें से वो जो पूछा आपने कि किरदार कौन सा अच्छा लगता है, तो वो सबसे पहले तो मतलब परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है। उनकी सारी शोध या उनका सारा लेखन, उनका सारा ये सारा प्रस्तुति के पीछे का है। और पर उन्होंने उन सब में अपने आप को सिद्ध कर दिया है। सारे प्रयोग करते रहे, सिद्ध कर दिया कि वो सभी में वो सफल गुरु है, उत्कृष्ट गुरु है, लेखिका है, चिंतक है, विचारक है, कवयित्री है, हाँ, अच्छी शिक्षक है, मतलब संस्थागत शिक्षण में भी उन्होंने काफी काम किया। तो ये सारे पर सबसे पहले वो कलाकार हैं। तो इन सारी बातों का जो निचोड़ या दर्शन जो होता है, ये जो उनके वो प्रयोग करती है, इसका सारा जो निचोड़ है वो उनकी प्रस्तुतिकरण में दिखता है। अच्छा, प्रस्तुतिकरण के पीछे ये बातें, पर उन्होंने उतनी ही सिद्धि उसमें प्राप्त कर ली है क्या आज। और वो सबसे मतलब अभी तक कैसे होता रहा कि आपने यहाँ संगीत के बारे में जो भी लिखा गया साहित्य, वो सारा शास्त्रकारों ने लिखा हुआ है। हाँ। किसी किसी कलाकार ने प्रस्तुति जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, उसने कभी इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। तो शायद पहली लेखिका ऐसी है कि जिन्होंने संगीत का साहित्य लिखा है। और आपने एक बार बताया था कि उनके साथ चर्चा यूट्यूब पर बहुत, वो कौन सा प्रोग्राम है, जरा हमें बताइए। अभी उन्होंने दो सीरीज ऐसी चालू की है। एक आलोक नाम की सीरीज है। अच्छा। तो आलोक में अभी तक उन्होंने जो भी काम किया है, पुस्तकों पर काम किया है, और पुस्तकों में जो भी विषय आए हैं उनका प्रात्यक्षिक के साथ व्याख्यान, ऐसा वो है। उनसे चर्चा, विद्यार्थी बैठते हैं, उन्होंने बंदिशों पे काम किया, तर्क संगत जो है कि उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया है, कैसे किया है, वो आलोक सीरीज में आता है ना। तो उसकी करीबन 19 सीरीज हो गई है। अच्छा। हाँ। और स्वरार्पण नाम की जो सीरीज है, उसमें अभी तक का उन्होंने जितनी बार जहाँ जहाँ जो राग गाए हैं वो है। हाँ, उसका वो देखा है, प्रस्तुतिकरण है उनका पूरा उसमें। अच्छा, वो जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम है उसका वो डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, तो ये आलोक में वो उनका साहित्यिक जो काम है उसका, मतलब उन्होंने बोला संगीत का आकलन कैसे करते हैं। हाँ, बोला भी है, गाना भी गाना साथ में। संगीत का आकलन कैसे होता है। अच्छा। हाँ, तो वो युवाओं के लिए और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत लाभान्वित होंगे इससे। हाँ। और कितनी भावी पीढ़ियां लाभान्वित होती रहेगी इससे। वो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, तो मैडम और एक उनके गुरुकुल के बारे में भी जानना चाहती थी कि उनका गुरुकुल सिर्फ पुणे में है कि मुंबई, दोनों जगह है? वो
अभी तो पुणे में है, पर मुंबई में उनके निवास स्थान पे भी वो वही था, तो सिखाती वहाँ थी। पे गुरुकुल पुणे में है। वहाँ पे बच्चे गुरुकुल रहते कैसे? हैं? हाँ, बच्चे पहले रहते थे। हाँ। अभी पास के वगैरह बच्चे आते, पर वो जगह ऐसी है कि वहाँ सब रह के और सीख सकते हैं। हाँ, मतलब लड़कियाँ रहती हाँ, हैं। शिष्य रहते थे वहाँ पे, हाँ। काम करते थे। और गुरुकुल का ये था कि संस्थागत संगीत शिक्षा और गुरुकुल पद्धति से संगीत शिक्षा, इसके बीच की खाई को पाटना, हाँ। वो दूरी करना। क्योंकि वो कहती कि अच्छे गुरु भी होना चाहिए, इससे गुरु भी अच्छे तैयार होते हैं ना। हाँ। जरूरी नहीं कि हर कोई कलाकार बने, बिल्कुल। है ना। उसमें बहुत सारी बातें निर्भर करती। कलाकार होने के लिए आपका भाग्य का जो साथ लगता है, तो हर कोई कलाकार बनेगा ऐसा नहीं है, पर एक अच्छे गुरु का निर्माण भी होता है वहाँ से ना। तो वो उनका वो संस्थागत शिक्षा और गुरुकुल पद्धति से तो, शिक्षा, इसकी जो दूरियां हैं, हाँ। वो समाप्त तो हो। उस गुरुकुल में वो स्वयं भी सिखाने जाती हैं अब इस उम्र में? तो उनको अभी नहीं, अभी थोड़ा वो कम करती है। काफी सारे शिष्य भी तैयार हो गए ना। हाँ। वो भी देते हैं। हाँ। और जब जब जरूरत पड़ती है, हम लोगों को भी जब जरूरत पड़ती है तो हम उनसे सीखते हैं, बताते हैं वहाँ पे जाकर। हाँ। अरे वाह। तो अभी आज की तारीख में आप उनके घर जाती हैं मुंबई और सीखती हैं अभी भी? मुंबई में तो अभी कोरोना के बाद में, कोरोना काल से लॉकडाउन वगैरह लगा, उसके बाद से यहाँ पंचम निषाद संस्था में वो आई थी, उसके बाद हाँ। पुणे शिफ्ट हो गई वो। अच्छा, तो अभी मुंबई में नहीं रहती? में नहीं। तो अभी आपका सीखना रुक गया होगा? अभी हाँ, नहीं, अभी उन्होंने कहा कि अब मैंने सब बता दिया है, अब तुम अब अपना आप स्वतंत्र रियाज विचार करो। करोगे। हाँ। स्वतंत्र विचार से गाओगे, अपनी बुद्धि से गाओगे। अच्छा अच्छा। तो तो जब काम रुकता है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये ताई से पूछना है, हाँ। तो जरूर बताती है, पर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से, स्वतंत्र सोच से गाओ। हाँ। ये तो मैडम अभी भी इतनी बड़ी उम्र में भी रियाज वगैरह करती हैं? हाँ, उनका रोज? पूरा दिन, उनकी दिनचर्या ऐसी रहती है। हाँ, पूरा वो दिन। दिनचर्या के बारे में भी थोड़ी पूरा उत्सुकता दिन, थी। पूरी दिनचर्या उनकी संगीतमयी होती है, वो स्वरमयी, उनको स्वयं उपाधि स्वरमयी मिली है। हाँ। तो ये उनको देखकर ही लगता है हाँ, कि वो योगिनी हाँ, है। बस तपस्वी, तपस्वी, साधक, हाँ। ऐसी ही हाँ, लगती है। ऐसी उनका लगती है। व्यक्तित्व ही ऐसा है। हाँ। और हमेशा मतलब जो मैंने उनको देखा, ये ये अनुवाद जब कर रही थी ना, तब हमेशा बिल्कुल ऐसी बड़ी बड़ी गहरी आंखें, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, और कहीं तो भी किसी सोच में डूबी हुई, हाथ में कलम, और वो कुछ मतलब ऐसी बेचैन सी कि कोई किसी मतलब बंदिश को, शब्दों को मतलब बंदिश बना, शब्दों को स्वरों का रूप देने वाली, या शब्दों को साहित्य का रूप देने वाली, ऐसा मतलब ऐसा उनका लेखन या बड़ा आकर्षक हाँ, रूप रहता है। हाँ हाँ, बस वो मैंने उनको कभी खाली बैठी है ऐसा कभी देखा नहीं। वो सुबह रात को कहीं प्रोग्राम से आने के बाद भी कभी देर तक सोती है, कभी भी नहीं। 5 बजे उठती हैं, उसके बाद उनका थोड़ा सा व्यायाम, योगा वगैरह ये सब करती, फिर स्नान पूजा के बाद रियाज करती खुद का, उसके बाद फिर शिष्यों को सिखाना, उसके बाद फिर आयोजक संस्था के फ़ोन, चहेतों के फ़ोन, शिष्यों के फ़ोन आते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, उसके बाद फिर शाम को शिष्यों को सिखाना, और खुद का रियाज, फिर लेखन, वाचन, पठन, सब चल रहा है उनका सब। हाँ, निरंतर अभी भी निरंतर। वो बहुत कहती कि संगीत 24 घंटे चलने वाली निरंतर साधना है, सतत साधना है। क्या बात। और रियाज के लिए जैसा पहले आपने पूछा कि वो रियाज में बहुत ज़्यादा वो जोर देती है कि रियाज करना बहुत ज़रूरी है। वो रियाज को कहती कि रियाज मतलब, संगीत का रियाज मतलब नामस्मरण, वाह, राग का नामस्मरण। क्या बात, क्या और बात। कार्यक्रम मतलब आरती। हाँ, एक उनकी कविता है मेरे ख्याल से। हाँ, कविताएं तो बहुत सारी उनकी। हाँ, ये आरती पर से याद है मुझे। बहुत सुंदर कविता है। बहुत कविता में तो करीब 62 या 59 कविताएं, कुछ संगीत से संबंधित है, कुछ संगीतेतर, ऐसी कविताएं हैं। तो वो कहती है कि सतत साधना करनी चाहिए। रियाज ये नाम स्मरण है, जितना नाम स्मरण लोगे, और वो खुद के लिए होता है, जो तुम चल के आते हो उस यात्रा का वो शोध होता है। हाँ। तो कल कहाँ थे, एक राग गा रहे तो कल कहाँ तक थे, आज कहाँ तक आए। तो खुद का मार्ग चलते हैं रियाज, उसके आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए, खुद का वैल्यूएशन होता है उसमें। वाह वाह। और बंदिश पे भी वो जोर देती है। बंदिश को राग मंत्र कहती है। अच्छा। जितनी बार बंदिश गाओगे, हाँ, हाँ, हाँ। वो राग का रूप आपके सामने खुला होता है। बंदिश को राग मंत्र का रूप। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
मतलब अभी अभी मैं रुक नहीं रही हूँ। संवाद के लिए बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं सुरों की तरफ, और मैडम आपसे आग्रह है कि कम से कम 2 बंदिशें आपको जो अच्छी लगती होंगी वो, या उनके नवीन राग हैं उन्होंने निर्मित किए हैं वो, उसके बारे में बताइए। और फिर 2 राग बंदिशें तो भी कम से कम। करीबन 13 आप जितना गाएंगे उतना हम सुनते रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे राग तो मैंने भी नहीं सीखे हैं। तानपुरा लगाओ। हाँ, सारे राग तो नहीं सीखे, उन्होंने 13 रागों की रचना की है। उन्होंने जो राग बनाए, शिवकली है, रवि भैरव, तिलंग भैरव, कौशिक भैरव, शिवानी है, साउथ का राग है पालिनी। अच्छा। तो पालिनी का जो स्वरूप है साउथ हाँ। इंडियन राग का, वो उन्होंने हिंदुस्तानी, अपने उत्तर हिंदुस्तानी में अच्छा प्रचारित किया। हाँ। भीमवंती, अपूर्व कल्याण, भूप कल्याण, दरबारी कंस, भिन्न कंस, मधुर कंस, कलाहीर, पटदीप मल्हार, जैसे इतने सारे राग बने, और शायद अभी और नए राग सामने आएंगे। हाँ। पर बावजूद उसके उनका यही कहना है कि नए राग बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना प्रचलित रागों को नया रूप देना। हाँ, बहुत सही। उनको उनमें नवीनता निर्माण करके वो उसमें अपना एक नजरिया भी होना वो चाहिए। एक बहुत सिद्धहस्त, प्रयोग सिद्ध कलाकार बोलते हैं ना, वैसा प्रयोग करके वो जो काम करती है, उनका हर राग नया लगता है। मारू बिहाग उसका उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। श्याम कल्याण उसका उदाहरण है। जो कौश उनका उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ऐसे कितने ही रागों उन्होंने मतलब सिद्ध कर दिए कि ये बिना शुद्ध मध्यम के मारू बिहाग हो सकता है, गा सकता। और उन्होंने, उनकी रिकॉर्ड आज भी प्रचलित है, आज भी बहुत पसंद की जाती है। बिल्कुल। तो आप क्या सुनाएंगे मैडम? हाँ, मैं उनकी बंदिशों के बारे में, सारी बंदिशें मुझे अच्छी लगती है, पर साउथ इंडियन टच भी उनके गायकी में, तो किरवानी की बंदिश मुझे अच्छी जरूर जरूर सुनेंगे किरवानी। तो एक ताल में रचित है, क्योंकि अपन विलंबित का तो सवाल ये नहीं है। चैन नहीं तोरे बिन मोहे, चैन नहीं तोरे बिन मोहे, चैन नहीं। ब्रिज के नंदलाला, ब्रिज के नंदलाला, तोरे बिन मोहे चैन नहीं, तोरे बिन मोहे चैन नहीं, तोरे बिन मोहे चैन नहीं, तोरे बिन मोहे चैन नहीं। ब्रिज के नंदलाला, ब्रिज के नंदलाला, तोरे बिन मोहे चैन नहीं, तोरे बिन मोहे चैन नहीं। ढूंढ फिरी बन बन में, ढूंढ फिरी बन बन में, मथुरा की गलियन में, तोरे बिन मोहे चैन नहीं, तोरे बिन मोहे चैन नहीं, तोरे बिन मोहे चैन नहीं। नाम जपत दिन रैन, नाम जपत दिन रैन, नाम जपत दिन रैन,
दिन नैना देहो दरस काना, तोरे बिन मोहे चैन नहीं, तोरे बिन मोहे चैन नहीं, तोरे बिन मोहे चैन नहीं, तोरे बिन मोहे चैन नहीं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। और दूसरा मुझे पालिनी राग, पालिनी, पालिनी, अच्छा वो क्या है? पालिनी साउथ इंडियन राग है। हाँ, हाँ। उसका उन्होंने शिवानी नाम दिया। और अच्छा। हिंदुस्तानी संगीत में तो दिया। उसका रूप कैसा है, मतलब क्या स्वर लगते हैं उसमें? बहुत सुंदर रूप है उसका। हाँ। सा रे ग प नि सा, ओ, अच्छा। सा नि प ग रे ग प ग रे नि, प नि सा रे ग रे नि सा। मतलब बैरागी गाते हाँ। सा रे म प नि सा। तो उधर गंधार लेना है। हाँ, और कोमल विशाल वाले विशाल। विवाह से भी अलग हो जाता है। सा रे ग प नि सा, सा नि प ग रे ग प नि प ग रे ग रे नि सा रे ग रे नि सा। कठिन है थोड़ा ना। पलकान लागी, तीन ताल में है। हाँ। सारी रैन पलकान लागी, सारी रैन पलकान लागी, सारी रैन पलकान लागी, सारी रैन। सपने में आए श्याम कन्हाई, सपने में आए श्याम कन्हाई, पलकान लागी, सारी रैन पलकान लागी, सारी रैन पलकान लागी, सारी रैन पलकान लागी, सारी रैन। हस हस मोरी बैया पकड़ ली, हस हस मोरी बैया पकड़ ली, नैन मिला के बावरी बनाई, पलकान लागी, सारी रैन पलकान लागी, सारी रैन पलकान लागी, सारी रैन पलकान लागी, पलकान लागी, पलकान लागी, सारी रैन। वाह वाह, बहुत सुंदर। ये राग मैंने पहली बार सुना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये राग। मैंने अभी इस गुरु पूर्णिमा पे गाया था। अच्छा, कठिन लग रहा है पर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज प्रभा अत्रे जी के जन्म दिवस पर आप मुंबई से इंदौर आई हैं और मेरी चैनल के लिए आई हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। और आप सभी को भी बहुत धन्यवाद। और प्रभा अत्रे जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और आपको आपके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।